दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम एकेडमी में और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आज का जो सेशन है हम लोग इस सेशन पे बात करेंगे जो हमारा क्लास 10 का जो हिस्ट्री हमारा चल रहा था हम लोग उसी हिस्ट्री पे बात करेंगे। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो क्या था, भारत में राष्ट्रवाद। चैप्टर क्या था, भारत में राष्ट्रवाद, यानी कि हिस्ट्री के चैप्टर 2 पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो इससे पीछे वाला जो हमारा पार्ट था उस पार्ट पे हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था या जो बहिष्कार आंदोलन हम लोगों ने चलाया था तो उसको लोगों ने किस तरह से लिया, यानी कि आंदोलन को लोगों ने किस तरह से लिया, हम लोग उस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे। और उसी टॉपिक पे हम लोग दो ऐसे बातों पे चर्चा किए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या था सर? तो सबसे पहली बात कि जब आंदोलन हुआ तो उस आंदोलनों को जो संपन्न किसान है, जैसे कि हम लोगों ने पाटीदार किसान के बारे में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, तो उन लोगों ने आंदोलन को अपने हिसाब से और अपने सोचने के हिसाब से किस तरह से लिया उसके बारे में हम लोग पहला चर्चा की। साथ में जो गरीब किसान थे, ऐसे किसान जो बड़े बड़े जमींदारों से क्या करते थे, लीज पर, किससे, लीज पर जमीन लेते थे, पट्टे पे लेते थे, तो उनकी क्या राय थी आंदोलन के बारे में, हम लोगों ने उनके बारे में देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो क्या करना है, पीछे जाके पहले वो वीडियो देख लेनी है, क्योंकि देखो हर एक चीज जो होती है ना वो एक स्टेप बाय स्टेप होता है। आपको अगर पेड़ चढ़ना होगा तो आप ऐसा थोड़ी ना होगा कि सीधा जाके आप पेड़ के जो सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट होता है, पीक वाला एरिया, वहां पे जाके चढ़ जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपको नीचे से शुरू करना होता है। तो अगर आपको हिस्ट्री का क्लासेस समझना है और हिस्ट्री को दिल से लगाना है ना, तो सबसे पहले आपको हर एक चीज को, मतलब बोल सकते हैं ना कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का जितना क्लास होगा सबको बारी बारी से देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको हिस्ट्री से प्यार आएगा और एसएसटी से प्यार आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे, आज का जो टॉपिक रहेगा इस पे केवल हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वो टॉपिक क्या होगा कि पूरे आंदोलन में व्यवसायी वर्गों की क्या भूमिका थी। मैंने क्या बोला कि पूरे आंदोलन में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन तक के बीच में, और जब गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, सेकंड गोलमेज सम्मेलन, तो उसकी प्रक्रिया क्या थी, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो पूरा जो टॉपिक रहेगा वो किस पे रहेगा, व्यावसायिक वर्ग के बारे में, यानी कि उद्योगपतियों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, यानी कि बिजनेसमैन के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उनको फायदा हुआ और वो किस तरह से व्यावसायिक वर्गों ने क्या किया कि जो हमारी औपनिवेशिक सरकार है उसके खिलाफ वो लोग आंदोलन को छिड़े, और आंदोलन को छिड़ने के बाद अपना समर्थन इकट्ठा करने के लिए उन्होंने क्या काम किया। जब वो समर्थन इकट्ठा कर लिए तो उस समर्थन को आंदोलन तक जब लेके गए तो उनसे उनका क्या परिणाम हुआ, और अंततः जब गोलमेज सम्मेलन से भारत निराश होकर वापस आता है तो उस समय उनकी स्थिति कैसी थी। क्योंकि जो हमारा पीछे का टॉपिक था, सबसे पीछे का टॉपिक, तो हम लोगों ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन पे जाके अपना जो टॉपिक था वो विराम किया। अब हम लोग देख रहे थे कि उससे आंदोलन पे क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं, सबसे पहले क्या करना है कि प्रीतम एकेडमी का जो हमारा चैनल है, आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेनी है और जो बेल का आइकन आता है उसको भी प्रेस कर देना है। देखो क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता, सबसे बड़ी चीज, तो सब्सक्राइब कर लोगे तो आप ही का प्रॉफिट है ना, और आप ही को फायदा मिलने वाला है। तो लेट ना करते हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं व्यवसायी वर्गों के बारे में। तो व्यावसायिक वर्ग के बारे में आप लोग समझिएगा। मैंने पहले बोला था अगर क्लास 9 का कुछ टॉपिक अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वर्ग का अर्थ होता है एक समूह। तो व्यावसायिक समूह यानी कि ऐसे व्यक्ति जो पूंजीपति थे और जिनके पास उद्योग धंधा था, हम लोग उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा कि हम लोगों ने जब देखा था कि जब पहला विश्व युद्ध, क्योंकि ये जो आंदोलन था पूरा प्रथम विश्व युद्ध से शुरू है, ठीक है, तो जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो उस समय इन्होंने देखा कि पहला विश्व युद्ध के दौरान जो भी हमारे भारतीय जो व्यवसायी वर्ग है उनको बहुत ज्यादा, मैं बोल सकता हूं कि भारी क्या हो गया, यहाँ पे मुनाफा हुआ और ये लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाए, और जिसके कारण इन्होंने क्या किया कि पूरे भारत पर इन्होंने अपना राज स्थापित किया और खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर क्या कर लिए थे, ये लोग कर लिए थे। तो ये घटना कब की है, तो जब प्रथम विश्व युद्ध की जो मैंने पूरी घटना एक ली थी, आप लोग देख सकते हो स्टार्टिंग का वीडियो के बाद जब था उसी में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो उस समय
युद्ध के दौरान जितने भी सामान चाहिए थे, जैसे कि वर्दी हो गया, है ना, जूट का बोरी हो गया, है ना, गोली हो गया, हथियार हो गया, तो उन सब का भी निर्यात कहां से होता था? भारत उसको बना के उनको देती थी। तो जिसके कारण पहले विश्व युद्ध के दौरान इनको बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ और उसी मुनाफा के कारण ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए। तो अब इन्होंने देखा कि हमें फायदा तो मिल रहा है, क्योंकि देखो पहला विश्व युद्ध तो ब्रिटेन के लोग भी गए थे लड़ने के लिए, जो हमारे अंग्रेज के यहाँ पे लोग थे। तो जब वो लोग लड़ने गए, इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ, तब इनको समझ में आया कि नहीं, हमको फायदा होता है। तो अब बताओ, क्या आपको जितना नंबर दे दिया जाएगा आप उस नंबर से संतुष्ट होगे? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 500 लाने वाले भी बच्चे हैं इस साल, तो 500 लाने वाले बच्चों को भी अगर आप फोन करो ना, तो वो बोलेगा सर नंबर कम आया है। यानी कि उसकी स्थिति है कि उनको 600 नंबर मिलना चाहिए। तो कभी भी कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता से खुश नहीं होता है जिसमें उसको पूरा हो रहा है। तो जब इन्होंने देखा कि हमको मुनाफा हो रहा है और काफी ज्यादा ताकतवर हम लोग हो सकते हैं, कब? जब हम लोग विदेशी हमारे देश में वस्तुओं का निर्माण करेंगे और उन वस्तुओं को क्या करेंगे, बाहर हम लोग बेचेंगे, तब हमको ज्यादा फायदा होगा। इनके मन में आ गया कि किस तरह से हमको ज्यादा फायदा होगा। तो आंदोलन में शामिल होने का इन लोग का मेनली रीजन क्या था कि इनका जो कारोबार था, इनके कारोबार को फैलाना था। इनके जो कारोबार था, इनके कारोबार को फैलाने के लिए ये लोग क्या किए, आंदोलन में शामिल हुए। यहां तक क्लियर है? आप समझिएगा कि आखिर ये आंदोलन में जब ये लोग शामिल हो रहे थे ना, तो इनके पास, या मैं बोल सकता हूं कि कारोबार को फैलाने के लिए सबसे बड़ी जो बाधा थी, क्योंकि आप बोलोगे सर कि कारोबार ही ना फैलाना है, तो आप फैला लो, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या ऐसी इनके पास विपदा आ गई कि ये लोग आंदोलन के साथ शामिल हो गए? क्योंकि पैसे वाले लोग नहीं भी होते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इनके पास जो सबसे बड़ी, जो अगर मैं बात करूं समस्या का, तो समस्या क्या था कि उन्हें एक ऐसे औपनिवेशिक सरकार के साथ टक्कर लेना था, उनके नीतियों का विरोध करना था, जिससे उनकी व्यापार की जो गतिविधि है वो क्या हो सकती है, रुक जा सकती है, या उसमें रुकावट आ सकती है। आप बोलिएगा सर कैसे? क्योंकि आपको पता है कि भारत से जितने भी कच्चे माल होते हैं उनको बनाया जाता था और उनको ले जाके वो अपने देश लेके जाते थे और वहां से फिर वस्तुओं को बना के इंडिया आके बेचते थे। तो अगर मैं उनका विरोध करूं, यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि अगर मैं उनका विरोध करूं, एक व्यवसायी वर्ग के नाते अगर मैं उद्योगपति हूं और अगर मैं उनका विरोध करूं, तो हो सकता है कि वो मेरा जो कच्चा माल है वो ले ही ना। और उसी स्थिति में सभी को लगता था कि अगर हम लोग औपनिवेशिक नीतियों का विरोध करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी गतिविधि चल रही है, जितना भी कुछ हम लोग मुनाफा कमा रहे हैं, वो भी क्या हो सकता है, हमारा घट सकता है। इनके पास ये सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन इनके मन में था कि हमें अपना कारोबार फैलाना है और जितने भी तरह के जो भी कानून लगाया हुआ है व्यापार में, कौन? औपनिवेशिक सरकार यानी कि ब्रिटेन की सरकार, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको दूर करेंगे, तो हमको और ज्यादा मुनाफा होगा। बात क्लियर यहां तक? तो अब इनकी जो मांग थी, इनकी क्या मांग थी? क्योंकि देखो आंदोलन में जितने भी लोग अभी तक जुड़े हैं, तो सबका कुछ ना कुछ मांग था। अगर आप बाबा रामचंद्र का बात करोगे, है ना, या फिर आप गुरलीला आंदोलन का बात करोगे, या गांधी जी का बात करोगे, या सुभाष चंद्र बोस का बात करोगे, सबका अपना अपना मांग था। तो आखिर अगर इतना बड़ा व्यावसायिक वर्ग, पूंजीपति वाला वर्ग, जिसका अंग्रेजों के साथ टर्म अच्छा है व्यापार के संबंध में, लेकिन फिर भी यह आंदोलन में घुसा, तो जाहिर सी बात है कि इनके पास कुछ ना कुछ तो डिमांड रहा होगा। तो वो डिमांड क्या था, इन व्यावसायिक वर्गों की क्या मांगे थी, जिसके कारण ये लोग क्या कर रहे थे, आंदोलन पे कूद पड़े। और खुद की जो व्यापारिक गतिविधि है, इनको पता है कि अगर हम लोग औपनिवेशिक सरकार का विरोध करते हैं तो हमारी गतिविधि जो है ना, हमारी व्यापारिक गतिविधि, वो पूरी तरह से चौपट हो सकती है। लेकिन फिर भी ये लोग आंदोलन पे कूदते हैं, तो कुछ मांगों के साथ कूदते हैं। और वो मांग क्या है? सबसे पहला कि जो भी विदेशी वस्तु का जो आयात है उसका सुरक्षा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, विदेशी वस्तुओं का आयात की सुरक्षा के लिए लोग कूद पड़े थे और उस समय एक कानून लगाया था जिसका नाम था रूपला स्टार्लिंग। क्या नाम था? रूपला स्टार्लिंग। तो जैक आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विदेशी वस्तु का जो विनिमय है, उसके विनिमय के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा कानून लगाया था? तो क्या है? रूपला स्टार्लिंग। क्या नाम है? रूपला स्टार्लिंग। तो रूपला स्टार्लिंग जो विदेशी विनिमय जो नियम लगाया था, तो इस नियम में लोग क्या चाहते थे? बदलाव चाहते थे। तो बदलाव का कारण क्या है कि ये लोग किस कारण के कारण ये जो रूपला स्टार्टिंग जो विदेशी
विनिमय अनुपात है इसमें बदलाव चाहते थे, तो ये बोलते थे कि इससे जो हमारी आयात है उसमें कमी होगी और निर्यात क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, इसमें आयात में कमी होगा और निर्यात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी के कारण ये लोग क्या चाहते थे कि रुपला स्टार्टिंग का जो विदेशी नीति है उस नीति का क्या होना चाहिए, खंडन होना चाहिए, उस नीति को हटाना चाहिए। तो इसके इसीलिए इन्होंने क्या किया कि व्यावसायिक वर्गों ने आंदोलन पे भाग लिया। अब यहां पे बात क्लियर है। अब बात आता है कि ये जो मुहिम होगा वो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों के पास ही तक स्टार्ट हुआ होगा, कुछ ही लोग इसमें भाग लिए होंगे। लेकिन अगर इस पूरे आंदोलन को जब तक सभी व्यावसायिक वर्ग के लोग अगर भाग ना ले तो जाहिर सी बात है कि ये आंदोलन अधूरा होगा और जो केवल एक बंदा जो स्टार्ट किया है उसको काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। समझेगा मेरा बोलने का मतलब क्या है कि अगर आपके क्लास में जितने बच्चे हैं अगर सभी के सभी बोल दे कि सर मुझे आपका क्लास देखना है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे अच्छा लगेगा। और मैं या तो फिर उसका उल्टा पकड़ लेते हैं कि अगर मेरे जितने भी बच्चे जो मेरा वीडियो देखना पसंद करते हैं अगर वो सब मेरे को अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे तो मैं कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा, ना मैं आपको कुछ बोल पाऊंगा। लेकिन अगर केवल एक बंदा जाता है तो मेरी नजर रहेगी कि वो कौन सा बंदा गया और उस बंदे से मेरे को क्या ट्रीट करना है। समझ रहे हो ना, यानी कि एक बोला गया ना कि एक चना जो हाड़ी होता है, जो मिट्टी का बर्तन होता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना कि जो चना होता है उसको मिट्टी के बर्तन में रखते हैं उसको फुलाने के लिए। तो एक चना कभी मिट्टी का बर्तन तोड़ नहीं सकता। अगर मिट्टी का बर्तन तोड़ना है तो उसमें बहुत ज्यादा चना चाहिए, भारी मात्रा में चना चाहिए। तो उनको लगा था कि अगर हम लोग अपना इन ये जो रुपला स्टार्टिंग का जो नियम है, यानी कि विदेशी आयात और निर्यात में जो सुरक्षा अगर हमको चाहिए, आयात में अगर सुरक्षा चाहिए तो सबसे पहले हमको अपना संगठन बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने सबसे पहले संगठन बनाने के लिए क्या किया कि इन्होंने दो काम किया। क्या किया, इन्होंने दो काम किया। तो पहला जो काम था वो 1920 में और दूसरा जो काम था वो क्या था, 1927 में। याद रखिएगा, पहला जो काम था वो कब था, 1920 में। मैं कब का बात कर रहा हूं, 1920 में। और दूसरा जो काम था वो कब था, 1927 में। पहला 1920 में और दूसरा क्या था, 1927 में। तो दोनों में 1920 में और 1927 में इन्होंने क्या किया कि खुद का, मैंने क्या बोलूंगा कि इन्होंने अपने व्यावसायिक वर्गों का संगठन बनाना शुरू किया और अपने संगठन के साथ ये लोग क्या करने लगे कि अपने हिसाब से आंदोलन में काम किया और आजादी की लड़ाई में लोगों ने भाग लिया। तो आप बोलोगे सर कि ये जो दो संगठन थे वो क्या संगठन थे, और ये क्वेश्चन आपको जैक पूछता है कि आप बताइए 1920 में क्वेश्चन क्या आएगा कि 1920 में औद्योगिक वर्गों के द्वारा या व्यावसायिक वर्गों के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुआ था। पहला क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि आप हमें बताइए कि 1927 में व्यावसायिक वर्गों द्वारा किस संगठन का क्या हो गया, गठन हुआ था। तो दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसको घुमा के भी पूछ सकता है कि मान लो कि फनला मैंने फेडरेशन का नाम बोल दिया, फनला मैंने क्या बोल दिया, संगठन का नाम बोल दिया, तो बोल देगा कि फनला संगठन का निर्माण कब हुआ था, किसने करवाया था। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं आपको सारा कंटेंट देता हूं जिससे आपकी जो सारी डाउट्स हैं पूरे चैप्टर के रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाएगा और आप पूरा ढूंढ के देख लो। यार मैं बोलूंगा कि जिस तरह का कंटेंट मैं आपको आपके चैनल में देता हूं, प्रीतम एकेडमी में देता हूं, और कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो आपको ऐसा कंटेंट दे पाएगा, क्योंकि मैं चैप्टर को डीप पे जाता हूं, खोजता हूं कि मैं इससे कैसे क्वेश्चन बना सकता हूं और आपको कैसे इजी वे में समझा सकता हूं। क्योंकि देखना, बहुत से यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो समझाने के चक्कर में क्या करते हैं कि अस्पष्टता के कारण क्या करते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जिनको छोड़ देते हैं, उनको समझाते नहीं है। और मैं ट्राई करता हूं कि मैं आपको हर एक पॉइंट को आपके सामने तक लेके जाऊंगा, और मेरा ट्राई होता है ना कि जो एग्जाम पेपर का जो खोपड़ी है ना उसको छेद करना है। क्या करना है, एग्जाम पेपर की खोपड़ी को छेद करना है, मेरा ये आपका मकसद होता है। तो सबसे पहले बात सुनिएगा कि व्यावसायिक वर्गों ने सभी लोगों को मिलाने के लिए इन्होंने दो तरह के संगठन बनाए। पहला जो संगठन इन्होंने बनाया था वो 1920 में बनाया था और उस संगठन का नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। क्या नाम था, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1920 में। मेरे साथ बोलिएगा आप लोग कि 1920 में किसका स्थापना हुआ था, तो इंडियन, क्या नाम था, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। अगर मैं इसका हिंदी क्या है सर, तो हिंदी आप लोग लिख सकते हो, लिख लेना।
भारतीय उद्योग एवं व्यापारिक कांग्रेस। क्या है? भारतीय उद्योग एवं व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 में। तो 1920 में इन्होंने अपना एक संगठन बनाया और जो असहयोग आंदोलन चला था उसमें उन्होंने भाग लिया। और साथ में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ तो उस समय इन्होंने क्या किया? 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स का स्थापना किया था। क्या किया था? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ट्रस्टी का इन्होंने क्या किया था? स्थापना किया था। और ये जो इंडियन फेडरेशन, यही जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ट्रस्टी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्की। तो आपको शॉर्ट में पूछ देगा कि आप बताइए कि फिक्की की स्थापना कब हुई थी, तो आपको क्या बताना है? 1927 में। कब? 1927 में। और पूछेगा किसके द्वारा, तो आपको क्या बताना है? व्यावसायिक परिसंघ के द्वारा या व्यावसायिक वर्गों के द्वारा फिक्की की स्थापना हुई थी। फिक्की का फुल फॉर्म आप लोग जान लो, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ट्रस्टी, और इसका हिंदी आप लोग जान लो है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ। क्या है? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना हुई थी। तो आप देख सकते हो ना क्वेश्चन कैसे बन रहा हूं, मैं क्वेश्चन को डील कर रहा हूं यार। 100% मैं आपको रिजल्ट दूंगा, ये आप जान लो। मैं 90 अबव का मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री में लाके दूंगा और बाकी सब जो एसएससी सब्जेक्ट में लाके दूंगा। बस बने रहे हमारे साथ और विश्वास कीजिए कि हम लोग आपको दिला सकते हैं। और मैं जानता हूं कि मेरे जैसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप जाके देख लो पूरे यूट्यूब में। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो व्यावसायिक परिसंघ ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए, क्वेश्चन आएगा कि व्यावसायिक वर्गों ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए किन दो संगठनों का निर्माण किया, तो आपको बताना है। एक क्या है? भारतीय उद्योग एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इसका इंग्लिश क्या है? तो इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस की स्थापना 1920 में, और दूसरा 1927 में किया था। कौन सा किया था? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ट्रस्टी, है ना, यानी कि फिक्की। कब? उसका हिंदी क्या है? तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ 1927 में क्या था? अपने हितों की रक्षा के लिए। बात क्लियर है? अब आप पूछेगा सर वो हित क्या था, तो हित क्या था कि जो विदेशी वस्तु की जो आयात है उसमें सुरक्षा होना चाहिए, यानी कि विदेशी वस्तुओं का आयात ज्यादा नहीं होना चाहिए, निर्यात क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। इस बारे पे बात ये लोग कर रहे थे। अब देखिएगा कि आखिर जिस तरह से कांग्रेस ने पूरे देश का नेतृत्व किया, है ना, हम लोगों ने देखा था, और उसी तरह से जब हम लोग अलग अलग क्षेत्रों पे देखे तो अलग अलग क्षेत्रों का जो नेतृत्व करने वाले अलग अलग बंदे थे। लेकिन आज अगर हम लोग बात करेंगे यहां पे किसका? कि व्यापारिक उद्योग परिसंघ में, ठीक है। तो व्यापारिक उद्योग जो पूरा संघ है, यानी कि व्यावसायिक जो वर्ग का जो पूरा जो एक बहुत बड़ा मंडली जो पूरे आंदोलन में भाग लिया था, इनका नेतृत्व किसने किया था? इन विरोधों का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ या जो औपनिवेशिक सरकार था उसके खिलाफ व्यावसायिकों ने क्या क्या विरोध किया, और उस विरोध का नेतृत्व 3 लोगों ने किया था, मुख्यतः 3 लोग। और ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जो जेडी बिरला था, इन्होंने कौन से आंदोलन पे अपना नेतृत्व किया था? तो आपको क्या बताना है? व्यावसायिक वर्ग की सुरक्षा के लिए इन्होंने आंदोलन किया था। नाम क्या है? पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जेडी बिरला। बात क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं कि यहां तक हम लोगों ने इनकी भूमिका देखी। अब आप बताइए कि ये लोग जब आंदोलन में मिले तो इन्होंने कुछ कुछ तो काम किया होगा ना, तो आंदोलन में इनकी भूमिका क्या थी? ये लोग आंदोलन में किस तरह का काम किया, है ना, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि उन्होंने अपने एम्पायर को, यानी कि जो भी व्यावसायिक वर्ग है उनको इकट्ठा करने के लिए, अपने हितों की रक्षा करने के लिए ये सारा काम किया। और ये जो सारे लोग थे, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जेडी बिरला, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया और अपने सभी व्यावसायिक भाइयों को क्या क्या इकट्ठा किया और आंदोलन में भाग लेने का काम किया। तो आप समझिएगा कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो भी सिविल नाफरमानी आंदोलन था, यानी कि सिविल लोगों के लिए ऐसा आंदोलन जो क्या था? नाफरमानी था, यानी कि जिसका कानून नहीं बनाया गया था, उस कानून का विरोध करने के लिए इन्होंने पहले आंदोलन का समर्थन किया। ऐसा आंदोलन जो सिविल लोगों के द्वारा चलाया गया था और असहयोग आंदोलन चलाया गया था केवल सिविल लोगों के लिए, तो उस आंदोलन का क्या किया? इन्होंने समर्थन करने का काम किया, पहला काम। अगर दूसरा काम बोलेंगे तो अब ये लोग तो पैसे वाले थे, तो पैसे वाले लोग पैसे के हिसाब से ना अपने आप को आंदोलन पे झोंक सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी आंदोलन चले थे सभी में अपना आर्थिक, क्या बोल सकते हैं कि अपना आर्थिक सहायता देने का काम किया। क्या किया? आर्थिक सहायता देने का काम किया।
अब ये लोग अपना जो आर्थिक सहायता था वो लोग बहुत तरह से देते थे, या तो दान देके, या जो भी पूरा एक आंदोलन चलता था उसमें जो भी जरूरत के सामान होते थे उसको पूरा करके। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं आर्थिक चीज का बात करूं तो ये लोग क्या करते थे कि जो भी आयातित वस्तु को खरीदने के लिए, माने आने वाले वस्तु को खरीदने के लिए तथा उसको क्या करने के लिए, बेचने के लिए लोग क्या कर दिए थे, इनकार कर दिए थे। बेचने के लिए क्या कर दिए थे, इनकार कर दिए थे। तो सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं वर्गों से कारण हुआ। और अब जरा सोच के देख लो कि अगर व्यावसायिक वर्ग वस्तु को मंगाते और बेचते ही तो क्या कभी भारत में असहयोग आंदोलन चल पाता? क्या कभी भारत में, बताओ मेरे को, बहिष्कार आंदोलन चल पाता? क्या आप बोलोगे नहीं सर। तो सबसे बड़ा काम इन्होंने किया था कि इन्होंने आर्थिक मदद दी, और सबसे बड़ा जो इनका मदद था कि कोई भी जो आयातित जो वस्तु है उसको खरीदने से मना कर दिया, और साथ में क्या किया, बेचने से इनकार कर दिया। तो इनकी जो मांग थी कि हमें आयात की सुरक्षा दीजिए, यानी कि ज्यादा मात्रा में हम वस्तुओं का आयात नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, निर्यात करेंगे, ताकि जिससे हमें क्या होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप समझो मेरा बात। अगर हम अपने देश से कोई चीज को बेचते हैं तो हमारे पास विदेशी मुद्रा आएगी ना, हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर वो हमारे पास आके बेचेगा तो हमको ज्यादा पैसा लगेगा ना, क्योंकि सोचो अगर हम लोग कोई सामान 1 रुपए में बनाए और अगर हम लोग बाहर जाके बेचे, मान लो कि हम लोग अमेरिका में बेच दिए, तो हमको उसके बदले में 1 रुपए की जगह 72 रुपए मिल जाएगा। लेकिन अगर वो लोग 1 रुपए में बना के लाता है और हमारे पास बेचता है तो हमको 72 रुपया चुकाना पड़ेगा ना। तो फायदा हुआ हमें कि घाटा हुआ? आप बोलोगे सर घाटा हो गया। तो इसी घाटा से बचने के लिए और ज्यादा फायदा कमाने के लिए इन्होंने क्या किया कि आयातित वस्तुओं की खरीद और उसको बेचने के लिए लोग क्या कर दिए, इनकार कर दिए। अब यहां तक तो बात आपको क्लियर समझ में आ गया। अब देखते हैं कि अब देखिएगा कि अब सबकी अपनी आंदोलन की नजरिया थी। इन्होंने, हम लोगों ने देखा कि आंदोलन में किस तरह से काम किया। अगर हम लोग देखेंगे किसान लोगों का, तो उनका नजरिया था कि हमारे जो कर है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अगर हम लोग गोंडे पहाड़ी वाले इलाकों पे जाएंगे तो उनका था कि हमारी जो स्थिति है उसको दूर कर जाएगा। अगर हम लोग असम वाला क्षेत्र के लोगों का बात करेंगे तो उसका मानना था कि हम लोग के बीच में जो दीवार है, असम के बगान में जो दीवार है, उस दीवार को तोड़ के हम लोग अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। तो उसी तरह अगर मैं आंदोलन में बोलूं कि जो भी स्वराज का जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में जो कारोबारी लोग थे या जो व्यावसायिक लोग थे, उनका नजरिया क्या था, वो आंदोलन को अपने फायदे के लिए किस नजर से देखते थे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें आंदोलन की नजरिया का, तो इनको लगता था कि ये जो आंदोलन का युग चल रहा है और उसके बाद जो एक युग बनेगा, और उस युग में क्या होगा कि एक ऐसा युग बनेगा जहां पे कारोबार पे, क्या बोलोगे, कारोबार पर किसी भी तरह की औपनिवेशिक पाबंदी क्या हो सकती है, नहीं होगी। क्या होगी? किसी भी तरह की जो औपनिवेशिक पाबंदी है वो नहीं होगी, और जो व्यापार और जो उद्योग है ना वो निर्बाध, क्या बोले, निर्बाध, यानी कि बिना किसी तरह के विरोध के या बिना किसी तरह के रुकावट के क्या करेगा, वो फलने फूलने लगेगा। ये इनका मानना था। क्या मानना था कि अब आंदोलन के बाद जो स्वराज का युग होगा तो वह एक ऐसा युग होगा जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदी नहीं होगी और व्यापार व उद्योग निर्बाध ढंग से क्या होगा, फलने फूलने सकेगा। इनका इसी तरह का आंदोलन में क्या था, स्वरूप था। ये आंदोलन को इस तरह से देखते थे। अब देखिएगा, अब बात आता है गोलमेज के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि पहला गोलमेज तो भारत भाग नहीं लिया, दूसरा इरविन समझौता के कारण गया 1931 में। तो जब ये लोग गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और गोलमेज सम्मेलन में जब आपसी मतभेद के कारण, यानी कि भीमराव अंबेडकर का, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि दलित और छोटे वर्गों का और अमीर वर्गों और व्यावसायिक वर्गों का जब विरोध हुआ, तो उसके कारण जो पहला गोलमेज सम्मेलन है वो क्या हो गया, खंडन हो गया। खंडन होने का कारण मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया, आप जाके देख लो ना यार, देखोगे तब तो समझ में आएगा। तो जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया और उसका कुछ हुआ ही नहीं, तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव हुआ होगा ना, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो संपन्न, जो अमीर लोग होते हैं, वो लोग दूसरा गोलमेज सम्मेलन के विफल होने के बाद वो लोग भारी मात्रा में लोगों को जुटा नहीं पाए और उनकी जो गति थी मंद हो गई। और जो गरीब वर्ग के, जो गरीब किसान थे, उनको कुछ फायदा हुआ ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस इनका समर्थन करती ही नहीं थी। डरते थे कि अगर मैं इनका समर्थन करूंगा तो बड़े जो किसान है, जो व्यावसायिक वर्ग के लोग, जो बड़े जो किसान है, वो क्या करेंगे, हमारा विरोध करेंगे, इसीलिए उनका कभी समर्थन किया ही नहीं। तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। किनको? व्यावसायिक वर्गों को, क्योंकि इनको लगा था कि हमारी जो आयात
आयातित जो सुरक्षा है उसको ठीक किया जाएगा और आयातित वस्तु में कमी होगी, निर्यात हमारा बढ़ेगा। तो गोलमेज सम्मेलन निरस्त हो गया। निरस्त होने के कारण जो भी व्यावसायिक संगठन थे उनको उनकी जो उत्साह थी कि नहीं हमारी मांग को इस बार पूरा हो जाएगा, हम अपने मांग को पूरा कर लेंगे, तो उनकी जो उत्साह थी उस उत्साह में क्या हो गया कि मंद हो गया, और उनकी जो व्यावसायिक संगठनों की जो उत्साह थी वो क्या हो गई, मंद हो गई थी। पहला। अगर दूसरा बात करें तो उनको अब लग रहा था कि हम लोगों ने तो सरकार का विरोध किया है, क्या लगेगा कि हम लोगों ने तो सरकार का विरोध किया है, अब सरकार का कैसा रूप देखने को मिलेगा, तो हमें अब सरकार का उग्र गतिविधि वाला रूप देखने को मिलेगा, और उनको भय था कि अब सरकार हमको मारना पीटना शुरू कर देगा। ठीक है, अब देखिएगा कि साथ में इनको डर लग रहा था कि हो सकता है कि अब जो परिस्थिति बनेगा उस परिस्थिति में लोग लंबे क्या करेंगे, अशांति का वातावरण चलेगा और लोग क्या होंगे, आतंकित होंगे, लोग भय होंगे। बात कर रहे हैं, ये सारी जो घटनाएं थी उनको वो लग रहा था। अब देखिएगा यहां पे कि साथ में इनको एक चीज का डर था कि अब जो कांग्रेस में जितने भी नेता हैं सब युवा किस्म के नेता हैं, तो अब ये क्या करेंगे, अपना चमत्कार दिखाएंगे, यानी कि समाजवादी विचारधारा को क्या करेंगे, ज्यादा मात्रा में लाएंगे और विरोध करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो इनको इस तरह का भी भय यहाँ पे देखने को मिला। तो हम लोगों ने पूरा जो डिस्कशन किया वो व्यावसायिक वर्गों के बारे में किया। तो आपको अब क्या करना होगा, पहले ये समझ लो यार कि मैं पहले बोलता हूँ जो लोग चैनल पर नए हैं पहले प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो, क्लासेस देखो, है ना, सबसे बड़ी चीज क्या, क्लासेस देखो, है ना, और जिस तरह का आप लोग हमें प्यार दे रहे हो उस प्यार को बनाए रखो यार, ठीक है। और मैं आपके लिए बेस्टम बेस्ट जो तरीका होगा मैं आपको लाके दूंगा, और मैं पहले बोलता हूं यार, ठीक है ना, कि कोशिश करो कि अपने आप को जिताओगे, है ना। और एक बात कहावत है ना कि सिंहासन की चिंता मत करो, सिंह बनो सिंह, क्योंकि जहां आप खड़े होगे वहीं आपकी सिंहासन बन जाएगी। तो कभी भी इस बात की टेंशन मत लो कि क्या होगा। और बहुत से बच्चे हैं जो ताका झाकी करते हैं, यानी कभी मेरे चैनल से पढ़ लिए, कभी दूसरों को चैनल से जाकर देख लिए, तो मैं बोलूंगा यार बाबू संभल जाओ, अभी देरी है, नहीं है, एक जगह टिके रहोगे तो आप मस्त रहोगे, मस्त मोले रहोगे और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी। बाकी कोई नहीं, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपको क्या बताना है कि वीडियो कैसा लगा, मैं हर बार पूछता हूं, इससे हमें उत्साहित होती है, हमें अच्छा लगता है। वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों तक क्या करना है, शेयर करना है, और उनको बताना है कि यहाँ पे जो क्लासेस वो कंटिन्यू दी जाती है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।